नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रंजीत आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पेशेंस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है ये है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। आज हम अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे और देखेंगे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में, उसको आज हम अपने इस वीडियो में जो है समझने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को हम ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल बनाएं, मतलब फैक्चुअल ना बनाएं। यानी कि हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझें, फैक्ट को ना समझें, क्योंकि फैक्ट को आप लोग बहुत ही किताबों में पा के मतलब देखे होंगे, मिलेगा। हम क्या करेंगे यहाँ पे फैक्ट भी बताएंगे, ऐसी बात नहीं है, बट क्या करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, कि जब आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट को याद करेंगे तो कभी भूलेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो जो आज का अपना टॉपिक है वो है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ठीक दोस्तों, तो ये आपका अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं हैं, टॉपिक है। इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि ये होता क्या है। तो देखिए, अक्षांश रेखाओं को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड, और जबकि देशांतर रेखाओं को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो ये अक्षांश को लैटिट्यूड और देशांतर को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक दोस्तों, हम देखते हैं इसमें अक्षांश रेखाएं होती क्या है, ये इसकी विशेषता क्या है। तो मान लीजिए आपकी ये एक पृथ्वी है। पृथ्वी पे जो है पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब दिशा में जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी, ये सभी रेखाएं हम लोग कहेंगे इसको अक्षांश रेखा है। ठीक दोस्तों, इसमें देखिए, इसमें कुछ मुख्य है रेखा, इसको यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। देखिए, जैसे ये बीच वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा इसको बोलते हैं हम 90 डिग्री। ये 90 डिग्री, ये नॉर्थ में होता है या साउथ में होता है। ठीक, बटता कैसे, अब इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अक्षांश रेखा के बारे में। ये क्या है अक्षांश रेखा, हम लोग पढ़ लिए। अक्षांश रेखा के बारे में हम लोग अभी तक समझने का केवल प्रयास कर रहे हैं कि क्या है अक्षांश रेखा। देखिए, अक्षांश रेखा जो होती है वो आप लोग जानते हैं कि ये पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब दिशा में खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। ठीक, ये सब काल्पनिक रेखा हैं जो पृथ्वी के ऊपर खींची गई हैं। इसके बाद हम इसमें देखने का प्रयास करते हैं अक्षांश रेखा की कुछ विशेषताएं। देखिए, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उसको हम क्रम से एक साइड में यहाँ नोट करने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी इसको नोट करिएगा। तो इसमें पहले है जो है अक्षांश रेखाएं जो होती हैं ये समांतर रेखाएं होती हैं। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये समांतर रेखाएं होती हैं। इसका मतलब क्या है कि इसके जो प्रत्येक स्थान, यानी कि अगर दो समांतर रेखाओं को ले लिया जाए तो इनके बीच के जो अंतर होगा, यानी कि दूरी का अंतर होगा, क्या होगा, सर्वत्र समान होगा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सर्वत्र माने प्रत्येक जगह समान दूरी। ठीक, तो ये आपका दूसरा इसका कॉन्सेप्ट होता है। इसके बाद अब इसमें और देखने का प्रयास करेंगे तो भी कई सारे जो कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। फिलहाल पहले इसमें आप थोड़ा सा समझने का, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये आपका है, इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं, पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। अक्षांश रेखाओं को कहते हैं विषुवत रेखा। इसी को एक नाम और है इसका, इसको बोलते हैं हम भूमध्य रेखा। देखिए, विषुवत रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं जो है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ठीक, इसके अलावा जो भूमध्य रेखा इसका नाम क्यों पड़ा। ठीक, इसका नाम भूमध्य रेखा इसलिए पड़ा क्योंकि ये पृथ्वी के बीचों बीच, यानी कि पृथ्वी के मध्य में खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, इसीलिए इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक दोस्तों, तो ये भूमध्य रेखा हो गया। अक्षांश रेखा इसी को बोला जाता है, इसी को बोला जाता है विषुवत रेखा। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं इसमें। देखिए, ये जो विषुवत रेखा या अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा, ये क्या करती है, पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण में दो भागों में बांट देती है। ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं नॉर्थ, यानी कि उत्तरी गोलार्ध। देखिए, शॉर्टकट में यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को कहते हैं साउथ, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, तो आप लोग समझ लीजिएगा, नॉर्थ गोलार्ध और साउथ गोलार्ध, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध, दो भागों में इसको बांट देता है। ये कौन बांटता है, तो अक्षांश रेखा, यानी कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, भूमध्य सागर होती है, अक्षांश रेखा होती है, यही इसको विभाजित करती है, जो भूमध्य रेखा होती है। ठीक दोस्तों, इसके बाद हम इसमें और समझने का प्रयास करते हैं। ये जो आपका 0 डिग्री है, यानी कि जो 0 डिग्री इक्वेटर लाइन होती है, ये भूमध्य रेखा, ये क्या करती है, ये इससे जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं, या इसी की जब नीचे की तरफ आते हैं, या इसी को हम अगर कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि जब हम, यहाँ देखिए जहाँ कॉन्सेप्ट लिखे यहाँ पे हम आगे चल रहे हैं, जब हम जो है निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ चलते हैं, यहाँ देखिए हमने इसको लिख दिया है कि जब हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ चलते हैं, अर्थात इसको हम एक और भाषा में कह सकते हैं कि जब हम 0 डिग्री टू 90 डिग्री की तरफ चलते हैं, चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ हो। ठीक, यानी कि कहने का मतलब ये है
कि अगर हम 0 डिग्री से ऊपर की तरफ चलते हैं या नीचे की तरफ चलते हैं, चाहे उत्तरी गोलार्ध में चलते हैं या दक्षिण गोलार्ध में चलते हैं, बात एक ही है। तो दोनों गोलार्धों में जो है अगर हम चलते हैं नीचे से, यानी कि विषुवत रेखा से चलते हैं इधर ऊपर की तरफ, या कह सकते हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ चलते हैं ऊपर या नीचे, तो इसको क्या कहा जाता है कि हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ चलते हैं। इसका एक और ये जो है एक वर्ड है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इसका एक अलग नाम है कि चाहे हम कहें कि 0 डिग्री से 90 डिग्री चल रहे हैं, चाहे ऊपर की तरफ या दक्षिण की तरफ, ऐसे क्यों कह सकते हैं कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ चलते हैं। तो क्या होता है इस दशा में, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए देखिए, ये आपका इसका 3D मैप मैं बना रहा हूँ। 3D मैप का मतलब ये देखिए, ये जो ऊपर वाला चोटी है, चाहे उस ऊपर वाली चोटी को समझ लीजिए या दक्षिण वाले नीचे वाली चोटी को समझ लीजिए, कोई भी चोटी समझ लीजिए, यानी कि चाहे आप नॉर्थ पोल ले लीजिए, नॉर्थ वाला या साउथ वाला, बात एक ही है, उससे कोई मतलब नहीं यहाँ पे। यहाँ सिर्फ यही बता रहा है कि जब निम्न स्थान से उच्च स्थान की तरफ जाते हैं तो होता क्या है। तो देखिए ये है आपका, यहाँ पे एक और बना दे रहे हैं, मान लीजिए आपका विषुवत रेखा है, ठीक दोस्तों, ये आपका विषुवत रेखा है, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक। तो यहाँ से हम जब विषुवत रेखा से 90 डिग्री की तरफ चलते हैं, यानी कि यही हमने कहा है, जब हम 0 डिग्री, इसी को हम बोल सकते हैं 0 डिग्री, इसी को हम बोल सकते हैं 90 डिग्री, क्या बोल सकते हैं इसको, 90 डिग्री। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब हम 0 से 90 की तरफ चलते हैं, तो हम देखते हैं कहाँ चल रहे हैं, हम 0 to 90 चल रहे हैं, ठीक। या नीचे भी कह सकते हैं हम 0 to 90 चल रहे हैं, या ऊपर से भी कह सकते हैं हम 0 to 90 आ रहे हैं, बात एक ही है। अब कहीं से भी अगर 0 से 90 डिग्री की तरफ चलते हैं, ये 0 ये बाहर बाहर वाला, इसके बाद ये आपका 90 डिग्री अंदर वाला, तो जब हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ चलते हैं तो होता क्या है, यानी कि इसे कहते हैं निम्न स्थान से उच्च स्थान की तरफ चलते हैं। तो देखिए आप फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि इसमें क्या होता है, जो अक्षांश रेखाएँ होती हैं इनकी लंबाई जो है ये कम होती जाती है, यानी कि कह सकते हैं अक्षांश रेखाएँ, देखिए कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़ा जाता है, कॉन्सेप्ट के साथ जो अक्षांश रेखाएं होती है क्या हो जाती हैं, अक्षांश रेखाएं छोटी होती जाती हैं, आप लोग समझ गए होंगे, होती जाती हैं। यानी कि जब हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ चलते हैं, देखिए हम शॉर्टकट में इसको चल रहे हैं, जब हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ चलते हैं तो क्या होता है, अक्षांश रेखाएं छोटी होती जाती है। जैसे आप लोग देख लिए हैं, ये 0 डिग्री से हम चल रहे थे ऊपर की तरफ, तो जितनी इसके ऊपर की रेखाएं हैं क्या है, सब छोटी होती जा रही हैं। इसके अलावा एक और फैक्ट इसमें है, वो ये है कि इसके अलावा एक चीज़ और होता है, वो क्या होता है कि जो अक्षांश रेखाओं के द्वारा जो वृत्त बन रहा है, जिससे देखिए ये वृत्त ये वृत्त ये वृत्त, जो वृत्त बन रहे हैं इसके द्वारा, रेखाओं के द्वारा, वो क्या होता है, वृत्त का आकार भी देखिए आप लोग देख रहे होंगे छोटा होता जाता है। तो वृत्त का आकार भी क्या होता है, छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है, ठीक दोस्तों, छोटा होता जाता है। यानी कि जो वृत्त का आकार है ये भी छोटा हो जाता है, अक्षांश रेखाएं छोटी होती जाती हैं। बट एक चीज़ इसमें और बढ़ता है, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इसी में फिगर के माध्यम से, इसी बगल में हम लोग देख ले रहे हैं, जैसे ये है, ठीक। अब इसके ऊपर जितनी भी रेखाएँ जा रही हैं, मान लीजिए आप यहाँ से खींच सकते हैं, ये जितनी भी रेखा गई हैं ऊपर नीचे ये सब, तो हम एक साइड किसी साइड में ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पोल है, यहाँ से इन सभी रेखाओं को मिलाते हैं, तो यहाँ क्या आ जानते हैं, यहाँ पे एक कोण बनता है, यहाँ पे कोण बनता है, देखिए आप लोग देख रहे होंगे, तो यहाँ पे कोण बनता है यहाँ, ठीक दोस्तों। कुल मिला के हम ऐसे कह सकते हैं इसको, यहाँ एक नीचे और फिगर के माध्यम से समझते हैं, फिर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ऐसे है और इसमें कई सारी रेखाएँ हैं, 1 2 ऐसे गई है, तो इसमें हम यहाँ से जब ये सेंटर से जब इसमें हम एक कोण बनाते हैं, ऐसे मिलाते हैं इसको, तो यहाँ पे एक कोण बनता है, उसी को बोला जानते हैं क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है अक्षांशीय जा। यही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अक्षांशीय जा को इंग्लिश में बोला जाता है, अगर हम मैथ की भाषा में देखेंगे तो इसको बोला जाता है साइन थीटा। तो ये थीटा है यहाँ पे है, यानी कि क्या है, अगर आप 0 डिग्री से ऊपर की तरफ चलेंगे, 0 डिग्री से ऊपर की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, थीटा का मान बढ़ेगा कि नहीं भाई, बढ़ेगा। जब थीटा का मान बढ़ेगा तो आपने पढ़ा होगा, अगर साइन 0 है यानी कि अगर थीटा का मान 0 है, यानी कि अगर थीटा का मान 0 है तो यहाँ थीटा का मान अगर 0 है तो यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू 0, यानी कि अक्षांशीय जा जो होगा, जो कोण होगा, ये क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जैसे हम इसके ऊपर चलते जाएंगे तो इससे थीटा का मान बढ़ता जाएगा और अक्षांशीय जा क्या हो जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, ये ज़्यादा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा था। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक था, नेक्स्ट था वो ये था कि जैसे ही हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जाते हैं तो जो अक्षांशीय जा होता है, ये अक्षांशीय जा ये क्या होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक। अब देखिए आप लोग थोड़ा सा समझ गए होंगे कि क्या क्या होता है। देखिए यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं हम एक साइड से
कि ये सब जो विशेषताएं हैं सब अक्षांश रेखा की विशेषता हम बता रहे हैं, एक तरफ से देखने का प्रयास करते हैं। अक्षांश रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं जो है वो जो है सर्वत्र समान दूरी वाली रेखाएं होती हैं। ये जब अक्षांश रेखाओं में यानी कि जब हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ चलते हैं, यानी कि जब हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ चलते हैं तो क्या होता है, 0 to 90 चलते हैं, चाहे नॉर्थ चाहे साउथ। तो उसमें क्या होता है कि अक्षांश रेखाएं छोटी होती जाती हैं। इसके अलावा इसके द्वारा जो आकार वृत्त का आकार बनता है अक्षांश रेखाओं के द्वारा, वो भी छोटा होता जाता है। इसके अलावा एक चीज़ हमने देखा कि जब हम इसमें अक्षांश रेखाएं में ही जब हम पढ़ रहे हैं कि जब हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, जो अक्षांशी जा होता है, अक्षांशी जा का मतलब जो इनके बीच का कोण होता है, ये सब क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक, ये हमने समझा। इसको जब हम पढ़ते हैं, एक टॉपिक है वो चक्रवात है, तो उसमें भी आपको मिलता है अक्षांशी जा, तो वहाँ मिल जाएगा आपको कोरियालिस फोर्स। तो हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे, वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा। कोरियालिस फोर्स जब उसमें मिले पढ़ेंगे तो उसमें भी ये होता है, कोरियालिस फोर्स समानुपाती होता है किसके, अक्षांशी जा के। तो ये अक्षांशी जा क्या होता है, जब वहाँ पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी मिलेगा आपको, यही अक्षांशी जा होता है। और ये अक्षांशों के जो है यहीं से ये जो बनता है कोण, इसी को बोलते हैं अक्षांशी जा। ठीक दोस्तों, इसको हम यहीं पे रोकते हैं, बहुत आगे नहीं जाएंगे इसमें। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ये इतना था हमारा अक्षांशी जा से रिलेटेड, जो इतना सब हमने अभी पढ़ा है, ये सब अक्षांशी जा से रिलेटेड था। चलते हैं आगे अब। तो और चीज़ देख लेते हैं इसको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो छूट जाता है कभी कभी। लोग कहते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, फैक्ट नहीं दे रहे। तो फैक्ट ले लीजिए, फैक्ट क्या है इसमें, कुछ फैक्ट इसके हैं। पहले चीज़ तो आप देख लीजिए जो ये है, मान लीजिए ये आपका देखिए अक्षांश है, इसमें दो चीज़ प्रमुख हैं, उसको हम इसमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, अगर अक्षांशों के बीच की जो ये एरिया होता है, दो मान लीजिए अक्षांश है, अक्षांशों के बीच की जो एरिया होता है, इसको हम लोग कहते हैं कटिबंधीय पेटी। कटिबंधीय पेटी कहते हैं इसको। ठीक दोस्तों, कटिबंधीय पेटी कहते हैं इसको। और ये कटिबंधीय जो पेटी होती है, देखिए जो कटिबंधीय पेटी होती है, ये होती क्या है, तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो मिलेगा इसमें कि 0 से जैसे हम चलेंगे, इससे 0 से 10 में तो होता है, इसको बोलते हैं उष्णार्ध कटिबंधीय पेटी, या मतलब उष्णार्ध पेटी बोलते हैं। इसके ऊपर चलेंगे तो 10 से 30 उसमें मिलेगा उष्ण कटिबंधीय पेटी। 30 से 45 चलेंगे तो वहाँ पे मिलेगा हमको जो है उपोष्ण कटिबंधीय। 45 से 60 चलेंगे तो समशीतोष्ण। कुल मिला के एक प्रकार से जब इसको हम जलवायु में पढ़ते हैं, जलवायु वर्गीकरण करते हैं इसका, तो वहाँ पर हम लोग को ये अक्षांश रेखाएँ बहुत मदद करती हैं जलवायु को समझने के लिए। ठीक, पृथ्वी की जलवायु दशा को समझने के लिए अक्षांश रेखाएँ बहुत ही मददगार साबित होती हैं। तो जितनी भी ये रेखाएं, चाहे अक्षांश हो चाहे देशांतर हो, इन सभी का प्रयोग हम सिर्फ क्या करते हैं कि पृथ्वी की जो है भौगोलिक स्थिति को समझने के प्रयास में ही इसका उपयोग करते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये चीज़ है। इसके अलावा जब हम देशांतर रेखा पढ़ेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि इसके द्वारा हम समय को निर्धारित करते हैं और तिथि रेखा को निर्धारित करते हैं। तो ये सब अभी आप देखेंगे। तो फिलहाल चलते हैं, ये इसके अलावा हो गया। इससे एक और देख लेते हैं कि जो ये दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, देखिए ये जो इनके बीच की जो दूरी है, मान लीजिए अक्षांश रेखा, इनके बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है। तो अगर पूछा जाए कभी कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आप लोग यहाँ पे बताएंगे कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है, यहाँ पे हम बस शॉर्टकट लिख रहे हैं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर होती है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111.13 किलोमीटर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है। अब इसके अलावा हम इसमें और अगर थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि अक्षांश रेखाएं कितने प्रकार की कितनी होती हैं, ठीक, यानी कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए क्या है, कुछ तथ्य अभी और है जो मुझे लग रहा है कि आप लोग को बता दें, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट आप लोग को बताता नहीं है, बस केवल फैक्ट बताते चले जाते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ कॉन्सेप्ट बताते रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये यहाँ पे एक है कि 60 डिग्री जो अक्षांश है, अक्षांश रेखा, यानी कि चाहे आप इसको नॉर्थ बोलिए साउथ, ये देखिए यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए ये आपका 60 डिग्री अक्षांश रेखा, ये ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। तो जो अक्षांश रेखा ऊपर या नीचे की तरफ है, ये 60 डिग्री अक्षांश रेखा, इसकी बात हम कर रहे हैं कि ये बराबर होती है, ये बराबर होती है किसके बराबर होती है, जो विषुवत रेखा है, इस विषुवत यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर लाइन की विषुवत रेखा, हम कुछ भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आप लोग समझ लीजिए विषुवत रेखा, इसका कई नाम है तो हम एक ही नाम लिख दे रहे हैं कि आधी होती है। ये चीज़ हमने यहाँ पे समझाने का आपको प्रयास किया कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो विषुवत रेखा की क्या होती हैं, वो आधी होती हैं। ठीक दोस्तों, यानी कि विषुवत रेखा की आधी कौन होती है, तो अक्षांश रेखाएं जो 60 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, चाहे ऊपर वाली हो या नीचे वाली हो, ठीक, चाहे नॉर्थ वाली चाहे साउथ वाली हो, तो वो क्या होती है, विषुवत रेखा की आधी होती है। इससे आप लोग समझ भी गए होंगे जो हम आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहे थे यहाँ पे, कि जैसे आप लोग निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ चलते हैं तो अक्षांश रेखा क्या हो जाती है, छोटी होती जाती है। ठीक, तो आप लोग इसको भी पढ़े होंगे ज्योग्राफी मैथ की भाषा में, कि अगर किसी भी वृत्त का अगर परिधि बड़ा है
तो उसका जो है उसका जो एरिया होगा वो बड़ा होगा। यानी कि जितने बड़ा, अब मान लीजिए रस्सी है, जितने बड़ा रस्सी होगा उतने बड़ा उससे वृत्त बनेगा। तो सीधी सीधी बात है, जितनी बड़ी उसकी जो है लंबाई होगी अक्षांश रेखा की, उतने बड़ा उसका वृत्त बनेगा। तो ये अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा अक्षांश सबसे बड़ा वृत्त जो है कौन सी अक्षांश रेखा बनाती है, तो आप लोग सीधा एक उत्तर लगाइएगा कि वो विषुवत रेखा। यानी कि विषुवत रेखा के द्वारा सबसे बड़े अक्षांश सबसे बड़े वृत्त का निर्माण किया जाता है। ठीक दोस्तों, सबसे बड़े वृत्त का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो किस रेखा के द्वारा होता है पूछा जाए तो विषुवत रेखा के द्वारा सबसे बड़े वृत्त का निर्माण होता है। ठीक, इसके अलावा सबसे कम होते हैं। इसमें एक और चीज़ है, इसको हम देख लेते हैं। जो 80 डिग्री है, 80 डिग्री अक्षांश है, चाहे नॉर्थ हो या साउथ हो, इसके द्वारा जो जो रेखा बनती है, यानी कि जो इसके द्वारा रेखा बनती है, यानी कि 80 डिग्री जो अक्षांश रेखा होती है, चाहे वो नॉर्थ या साउथ वाली, वो क्या होती है, तो वो विषुवत रेखा की 1/6 भाग होती है। ये चीज़ है। फिर दो चीज़ें, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि विषुवत रेखा की आधी कौन सी रेखा होती है, कौन सी अक्षांश रेखा होती है, तो आप बताएंगे कि 60 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, चाहे वो नॉर्थ वाली हो या साउथ वाली। फिर अगर पूछेगा कि मतलब विषुवत रेखा की 6वां भाग कौन सी होती है, या पूछेगा 80 डिग्री अक्षांश रेखा जो है विषुवत रेखा की कितनी भाग होती है, तो 1/6वां भाग होती है। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट जिससे तथ्य थे। इसके अलावा अब चलते हैं हम आगे जब चलेंगे तो इसमें हम एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर कई बार डिस्प्यूट हुआ है। वो डिस्प्यूट इस बात के लेके हुआ है कि कई लोग अपने अपने तरीके से इसको डिस्क्राइब करते हैं। कुछ लोग का मानना है कि जो है इसमें अक्षांश रेखाएं जो है, यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि अक्षांश रेखाएं 181 होती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 169 होती हैं। देखिए हम यहाँ पे लिख के आप लोग समझाते हैं तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए अक्षांश रेखाएँ कितनी होती हैं, अगर ये पूछा जाए अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, देखिए अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे ये है आपका 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री। ठीक, आप लोग देखिए जो 0 डिग्री है इसको ना हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं ना दक्षिणी अक्षांश रेखा, कोई भी नहीं कहते। ना तो नॉर्थ जो है अक्षांश रेखा, यानी कि नॉर्थ जो है यहाँ पे लिखा है लैटिट्यूड, और ना ही साउथ लैटिट्यूड। ठीक, कुछ भी नहीं कहते, इसको सिर्फ कहते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ना तो उत्तरी अक्षांश रेखा ना दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसका मतलब ये कहीं नहीं जोड़ा जाता, ना उत्तरी में जोड़ा जाएगा ना दक्षिणी में। इसके ऊपर चलेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे करके 90 जो है अक्षांश रेखाएं ऊपर है, 90 अक्षांश रेखाएं नीचे हैं। तो कुल मिला के हम इसको अगर देखते हैं जो हम बताने जा रहे हैं आप लोग को, इसमें कई लोग अलग अलग मत देते हैं, लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं ये आप लोग नोट डाउन करिएगा। अभी हम इसको डिस्क्राइब भी करेंगे क्यों ऐसा होता है। देखिए हमने बताया 90 उत्तरी गोलार्ध में, एक आपका जो है विषुवत रेखा, एक 90 निचली गोलार्ध में यानी कि दक्षिण गोलार्ध में। टोटल कितने हो गए, तो आप जोड़ेंगे तो 181 हो जाएगा। तो टोटल 181 आपके पास ये होते ही हैं, इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा कि 181 जो है अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक दोस्तों, अब लोग क्या कहते हैं, कहेंगे कि नहीं, देखिए ये मैथ की भाषा में समझाते हैं सब लोग। कहेंगे देखिए जो 90 है, 90 एक पोल के रूप में है, पोल माने एक पॉइंट के रूप में है। देखिए पॉइंट, अब आप लोग को पता होगा जब पॉइंट होता है यानी कि बिंदु जो होता है, बिंदु, इस बिंदु का कोई जो है बिंदु देखिए कभी रेखा नहीं हो सकता, बिंदु कभी रेखा नहीं हो सकता। ये लोगों का कहना है कि जब ये रेखा नहीं है तो दो रेखा आप क्यों काउंट कर रहे हैं, यानी कि एक आप उत्तरी जो 90 डिग्री ऊपर है और 90 डिग्री नीचे, इन दोनों को हटा दो। तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए वो लोग ऐसे करेंगे, 90 की जगह 89 यहाँ कर लेंगे, एक इसको जोड़ लेंगे, तो कुल मिला के उन लोगों के हिसाब से हो जाता है। यानी कि तमाम किताबों के हिसाब से ये है, और तमाम मतलब टीचर भी उसी किताब से पढ़ के पढ़ा देते हैं। तो कुल मिला के मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि फैक्ट क्या है। देखिए तो 179 कहते हैं कि 179, जबकि ये गलत है। क्या होगा आपका 188 होगा। मैं प्रूव कर रहा हूँ कैसे। देखिए जो ये तर्क देते हैं कि ये पॉइंट है, ठीक, हम मान लिए पॉइंट है। जब यहाँ आप वास्तविकता में देखेंगे, यहाँ पे केवल एक काल्पनिक रेखा खींची गई है ना, यही तो काल्पनिक रेखा है। जब आप वहाँ जाएंगे, धरातल पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा ना। जब वहाँ पे आप जाते हैं तो ये देखते हैं कि जो ये मान लीजिए ऐसा है, देखिए ऐसे हैं सभी अक्षांश रेखाएं ऐसे खींची गई हैं। तो जो ये वाली इसे 90 बोला जाता है, कहते हैं कि 90 डिग्री अक्षांश रेखा है। लेकिन मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा कि क्या बिंदु जो होते हैं, ये बिंदु में कोई एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एरिया जो है उसी का होता है जिसके पास लंबाई और चौड़ाई होती है, उसी का एरिया होता है। चाहे वो देखिए अगर आप लोग वृत्त में देखेंगे तो वृत्त में भी ये होता है कि जो रेडियस होता है, रेडियस के हिसाब से उसकी क्षेत्रफल निकाली जाती है। तो रेडियस क्या होती है, वो लंबाई तो होती है। तो जब लंबाई नहीं है तो बिंदु है, तो जब लंबाई नहीं है तो उसका क्षेत्रफल नहीं होगा। लेकिन आप लोग को बता दें कि जो 90 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसकी लंबाई उसका क्षेत्रफल होता है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कई किलोमीटर तक क्षेत्रफल है। अभी आप बताइए कि क्या किसी पॉइंट का क्षेत्रफल होता है? नहीं होता। तो इस हिसाब से जब किसी पॉइंट का क्षेत्रफल होता ही नहीं है तो ये 90 डिग्री पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि इसका क्षेत्रफल है। आप धरातल पर देखेंगे इसका क्षेत्रफल है।
भाई। तो इसलिए जब ये एक इसका क्षेत्रफल है तो इसे माना जाएगा कि एक रेखा है, ठीक। ये आप लोग इसके हिसाब से ना पढ़िएगा कि ये पॉइंट है इसलिए इसको निकाल देना, ऐसा नहीं है। तो ये इसका क्षेत्रफल है चूँकि, इसलिए इसे हम लोग रेखा में काउंट करते हैं और इसलिए हम कहते हैं टोटल अक्षांश रेखाएं 181 है, ठीक। तो इसलिए इसको हमने थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहा, बता दिया आपको। अब चलते हैं अपने आगे, जो अब थोड़ा सा अभी इसमें और बचा हुआ है उसको भी हम बाद में देख लेंगे। चलते हैं हम अपने देशांतर रेखाओं के बारे में, ठीक दोस्तों। तो देशांतर रेखाओं के बारे में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। देखिए देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, जो देशांतर रेखाएं होती हैं उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए देशांतर रेखाएं सेम जैसे अक्षांश रेखाएं हैं, इसी के हिसाब से इसको भी समझेंगे तो बहुत आराम से समझ जाएंगे आप लोग। देखिए ये है, मान लीजिए कोई एक पृथ्वी है। अभी पृथ्वी के जो बीचों बीच जो सेंट्रल में जो रेखा होती है, यानी कि जो लॉन्गिट्यूड लाइन होती है, लॉन्गिट्यूड लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल। अभी इसको समझाते हैं, हम देशांतर रेखा को समझाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं जो है सेंट्रल मेरिडियन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेरिडियन, सेंट्रल मेरिडियन। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कि जो है केंद्रीय, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं केंद्रीय मध्याह्न, इसको हम हिंदी में केंद्रीय मध्याह्न कहते हैं, ठीक दोस्तों। इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल मेरिडियन। तो ये जो सेंट्रल मेरिडियन या केंद्रीय मध्याह्न होता है, यही एक ऐसी लाइन होती है जो बहुत मतलब ऐसी एक देशांतर रेखा होती है जो सीधी रेखा होती है, ठीक। अब इसमें हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि सीधी रेखा क्या, यानी कि इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि देशांतर और देशांतर रेखा क्या होती है, क्योंकि दोनों में अंतर होता है, ठीक दोस्तों। उसको हम लोग समझने का प्रयास करें। देखिए इसके अंदर जितनी भी रेखाएँ हैं, ये देखिए जितनी भी ऐसे रेखाएँ आएंगी यहाँ पे, इन सभी को हम लोग देखिए रेखाएं नहीं बोलेंगे, इन लोग को हमको बोलेंगे देशांतर। अभी समझते हैं क्यों क्यों इनको हम देशांतर बोलेंगे, क्यों देशांतर रेखा नहीं बोलेंगे। देखिए यहाँ पे हम समझते हैं, ये जो रेखा है इसको हम बोलेंगे देशांतर रेखा। ये वाली रेखा नहीं, देखिए ये वाली रेखा नहीं, ये वाली रेखा, इसको हम देशांतर रेखा बोलेंगे। अर्थात आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये आपका वृत्त, देखिए इसको हम थोड़ा सा काट के दिखा रहे हैं आप लोग को। अब आप लोग को गोला दिखाई देगा इसमें। तो ये मान लीजिए ये आपका वृत्त है। वृत्त का मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका एक नींबू है या संतरा है। संतरा लेके आप समझेंगे तो बहुत आराम से आप लोग समझ जाएंगे। जैसे संतरा है, संतरे में क्या है कि आप लोग देखे होंगे, संतरे को अगर हम ऐसे खड़े काट दें, ऊपर से काटें, ऊपर से, तो क्या होगा, ऊपर से अगर हम काटेंगे संतरे को तो देखेंगे कि ऊपर का जो ये एरिया देखिए ऐसा जो बनता है, इसी को पूरा बोला जाता है देशांतर रेखा, इसी को बोला जाता है। अभी देखो हम समझाते हैं देशांतर रेखा, इसको हम समझाते हैं अभी। और देशांतर रेखा और देशांतर में अंतर क्या है, देखिए देशांतर रेखा जो होती है वो दो देशांतरों से मिलकर बनी होती है। यानी कि अगर यहाँ पे आप लोग देखें तो जो देशांतर रेखा इसमें कौन सी कही जाएगी, तो जो इधर वाली देशांतर ये और इधर इसके समानांतर जो इधर वाली देशांतर होगी ये, इन दोनों को जब मिला देंगे तो जो रेखा बनेगी उसी को हम कहेंगे कि देशांतर रेखा है, ठीक दोस्तों। इसके अलावा जितनी ये नीली नीली आप देख रहे हैं, जैसे ये यहाँ पे जगह है, ये सब केवल देशांतर है। यानी कि अगर हम देखें तो ये कितना होता है, जो यानी कि किसी गोले का जो कोण कितना होता है टोटल, तो 360 होता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो देशांतर रेखा होती हैं ये कितनी होती हैं, 360। क्योंकि प्रत्येक जो देशांतर रेखा है, यहाँ जो देशांतर है, हम देशांतर की बात करें तो देखेंगे कि देशांतर कितनी होती है, तो 360 देशांतर होती हैं, ठीक दोस्तों। यानी कि 360 जो है देशांतर होती हैं, देशांतर रेखा नहीं, देशांतर। देशांतर क्या होता है, अगर आप उसी क्या नाम है, उसी जो है संतरे को ले लीजिए और संतरे में आप उसके छिलके को हटा दीजिए तो देखेंगे क्या है कि उसके बीच में एक लाइनें होती हैं, मतलब उसके चारों तरफ ऐसे लाइनें बनी होती है, जैसे ये बना है ना ऐसे उसमें बनी होती है। और उसके बीच को अगर दोनों को, यानी कि इससे आप इसको तोड़ के निकालते हैं फाक के, तो ये ऐसे बनता है, देखिए ऐसे बनता है, जिसको आप लोग खाते हैं संतरा, तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है संतरा। देखिए ये संतरा होता है, इसी में सब ऐसे लगे होते हैं और कई सारे ऐसे लगे होते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो इसमें जब इसको आप ऊपर वाले कवर निकालते हैं तो संतरा ऐसे ही होता है। तो जो ये संतरा का जो ये वाला है, यानी कि जो इसी को हम लोग बोलते हैं देशांतर, ठीक दोस्तों। फिलहाल चलते हैं, अभी आपको और भी विस्तार से बताना है इसमें। तो ये देशांतर जो है, देशांतर रेखा क्या मतलब जो देशांतर होती है वो उत्तर से दक्षिण दिशा में, देखिए इसके बारे में विशेषता बता रहे हैं। देशांतर उत्तर से दक्षिण दिशा में दोनों ध्रुवों को जोड़ते हुए एक जो है एक लाइन होती है जो ये खींची गई है। यानी कि देशांतर जो है उत्तर से दक्षिण दिशा में दोनों ध्रुवों को जोड़ती है, ठीक। लेकिन देशांतरों की संख्या कितनी हुई आप लोग जानेंगे, 360। लेकिन अगर देशांतर रेखा की बात की जाए तो देशांतर रेखा वह होती है जो
जो जो है मतलब दो देशांतरों से मिलकर बनी होती है, यानी कि एक साइड का इस साइड, एक साइड का उस साइड का, जो दोनों देशांतर होंगे तो ये कितनी होगी 180। देखिए एग्जाम में आता है, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, क्या करते हैं कि देशांतर रेखा और देशांतर को एक ही समझ के ये जो है कहते हैं 360 देशांतर रेखाएं, जबकि ये गलत है। देशांतर रेखाएं कितनी है 180 देशांतर रेखाएं होती हैं, चूंकि हमने बता दिया कि देशांतर रेखाएं दो देशांतरों को मिला के बनती है। ठीक दोस्तों, तो ये है, आप लोग समझ गए होंगे आई होप। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, दो देशांतरों को मिला के जो आमने सामने के देशांतर होते हैं उसी की बनती हैं। इसके बीच वाले भाग को हम लोग कह देते हैं सेंट्रल मेरिडियन कहते हैं। इसी को हिंदी में बोलते हैं हम लोग केंद्रीय मध्याह्न। ठीक दोस्तों, तो इससे इतना रिलेटेड है। इसके अलावा हमने जब संतरे का उदाहरण लिया था उसमें हमने बताने का प्रयास किया था। देखिए जब संतरे का एक छिलका एक पार्ट आप निकाल लेते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि दो देशांतरों के बीच की जो एरिया होती है, एरिया जो दो देशांतरों के बीच की एरिया होती है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था ऊपर वाले में, दो अक्षांशों के बीच की एरिया को हम कटिबंधीय पेटी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से दो देशांतरों के बीच की जो एरिया होती है इसी को हम लोग कहते हैं, इसका नाम है गोरे। ठीक है, गोरे इसको बोलते हैं, ये इसको इंग्लिश में कहते हैं गोरे। बात है कि दोनों में चाहे हिंदी हिंदी में, तो इसको गोरे कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये गोरे होता है, दो देशांतरों के बीच के एरिया को हम लोग गोरे कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं थोड़ा सा इसको और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि जो देखिए जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो ऐसे यहाँ पे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो जो देशांतर रेखा होती है इनके बीच की दूरी जो होती है वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे अधिक जहाँ होती है वही हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग को। देखिए देशांतर रेखा आप लोग देखिए यहाँ पे, तो यहाँ वाली जो अगर ये 0 डिग्री है, विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है, तो सबसे ज़्यादा यहीं पे होती है। चूँकि देखिए सबसे ज़्यादा जो एरिया होता है, अगर आप उसको निकाल के भी देखेंगे संतरे को, तो मान लीजिए ऐसा है तो ऐसे ये बना होता है। देखिए ऐसे ये बना होता है, जो आप निकालते हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, यही बीच में होता है सबसे ज़्यादा। समझ रहे हैं हमारी बात को, मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा क्या होता है, अगर दो देशांतरों के बीच की दूरी पूछी जाए तो कहाँ होगी सबसे ज़्यादा, तो वो विषुवत रेखा पे होगी। वही हमने बता रहा हूँ यहाँ पे, विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा जो देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, विषुवत रेखा पर जो है जो देशांतरों की सबसे ज़्यादा दूरी होती है वो कितनी होती है, दो देशांतरों के बीच की दूरी, वो आपकी यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो होती है 111.32 किलोमीटर। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि 111.32 किलोमीटर जो होती है वो दो देशांतरों के बीच की दूरी होती है। और वो कहाँ की होती है, तो आप बताएंगे कि ये जो है विषुवत रेखा पर होती है। ठीक दोस्तों, तो ये है, इसके बारे में ये विशेषता थी। इसके अलावा अभी हम और इसके बारे में बहुत विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे कि इसी में हम पढ़ते हैं कि देशांतरों में यहीं पे जो है आपको मिलेगा कि जो है एक आती है 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर रेखा। देखिए 0 डिग्री देशांतर, अगर 0 डिग्री देशांतर की बात की जाती है तो वो आपका होता है जो है, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। यानी कि हम इसको समझने का प्रयास करेंगे अगले पेज में। तो देखिए चलते हैं यहाँ, हम इस पेज में इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये जो आपका मान लीजिए ये है तो पृथ्वी है, इस पर ये जो ये लाइन होती है ये आपकी 0 डिग्री देशांतर लाइन है। ठीक, आप लोग अंतर समझिएगा देशांतर और जो है दूसरा जो हमने बताया था देशांतर रेखा के बारे में। देखिए जो 0 डिग्री देशांतर है इसी को हम लोग बोलते हैं GMT। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, GMT बोलते हैं, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच, TCH, ग्रीनविच मीन टाइम। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं। ठीक दोस्तों, तो इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम GMT, इसी को हम लोग बोलते हैं GMT। ठीक दोस्तों, और इसके अलावा इसमें थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे कि ये होता क्या है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी आप लोगों को पता होगा कि 24 घंटे लगाती है कि अपने पूरी परिभ्रमण करने में। देखिए परिभ्रमण के बारे में हमने बता दिया है, परिभ्रमण वह होता है जो अपनी धुरी पर जो है परिक्रमा की जाती है। और जो परिक्रमण होता है वो परिक्रमण क्या होता है, वो किसी दूसरे की परिक्रमा करने के लिए किसी दूसरे का भ्रमण करने के लिए जब हम करते हैं तो उसी को परिक्रमण करते हैं। और जो अपना खुद अपना जो है अपने चारों तरफ घूमते हैं तो उसी को परिभ्रमण कहते हैं। तो यानी कि हम यहाँ पे लिखने का प्रयास कर रहे हैं परिभ्रमण। देखिए परिभ्रमण, इसी को एक और नाम से जाना जाता है, उसी को बोलते हैं दैनिक गति।
चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी की जो परिभ्रमण है यानी कि जो दैनिक गति होती है पृथ्वी की, वो टोटल 24 घंटे लगते हैं उसे अपने स्थान पे, मतलब अपने पूरी ये परिक्रमा करने में। कितना घंटा लगता है? 24 घंटा। तो यहाँ से हम निकालेंगे एक चीज़, वो अभी यहाँ पे हम लोग को बहुत काम करेगा। देखिए यहाँ पे देखते हैं पहले क्या, चूँकि हम पढ़ने जा रहे हैं समय रेखा के बारे में। क्या पढ़ने जा रहे हैं? यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं समय रेखा के बारे में। हम पढ़ रहे हैं समय रेखा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक दोस्तों। और समय रेखा के बारे में पढ़ रहे हैं। ये देशांतर एक है 0 डिग्री देशांतर, इसी को हम बोलते हैं समय, यानी कि प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं इसी को बोलते हैं समय रेखा भी बोलते हैं, समय रेखा, ठीक दोस्तों, इसी 0 डिग्री देशांत को। तो अब चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि परिभ्रमण के कारण क्या होता है। देखिए पृथ्वी को जो है 24 घंटे लगते हैं अपनी पूरी परिक्रमा करने में, और 24 घंटे में वो कितनी परिक्रमा करती है? तो मान लीजिए अगर 0 डिग्री देशांतर से वो चलती है एक स्थान से, यानी मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, ऐसा हम बता दे रहे हैं, सूर्य है, सूर्य के सामने ये है 0 डिग्री देशांतर। अब ये सूर्य के सामने सन है, तो सन के सामने अगर हम देशांतर रेखा को यहाँ पे बनाए हैं, तो बताइए इसके सामने ये है, तो इसको पूरा एक चक्कर लगाना पड़ेगा ना। ये मान लीजिए इसको ऐसे बनाएंगे, देखिए ये ऐसे है, यहाँ ये पोल है, तो ये जो 0 डिग्री है इसको पूरा एक चक्कर लगाने में कितना घूमना पड़ेगा बताइए। ये इसे पूरा घूम के आएगी ना, तब जाके यहाँ पे आएगी ना, यहाँ पे, यानी कि ये पूरा 360 डिग्री चक्कर लगाएगी। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 360 डिग्री। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, 24 घंटे लगते हैं 360 डिग्री उसको कवर करने में पृथ्वी को। तो यहाँ पे अगर हम 1 घंटे में निकालेंगे कि कितना होगा, तो 360 बटे आप लोग करेंगे 24, तो यहाँ पे आएगा 1 घंटा इक्वल टू हो जाएगा 15 डिग्री। यहाँ आप लोग समझ सकते हैं 15 डिग्री 1 घंटे में। अगर हम 1 डिग्री की वैल्यू निकालें कि कितना मिनट होता है, तो यहाँ निकाल जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 60 मिनट, यहाँ हो जाएगा 15 डिग्री। तो यहाँ अगर हम 1 डिग्री का निकालेंगे तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 60 बटे 15 इक्वल टू 4 मिनट। देखिए हमने इसको निकाला, अब इसको हम थोड़ा सा बताने का आप लोग को प्रयास करने, कुछ इसके फैक्ट है। तो इसको हम कह सकते हैं मोटी मोटा कि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट के। देखिए ऐसे निकाला जाता है या ऐसे निकाला जाता है, यहाँ पर मैं बता दिया। तो 1 डिग्री 4 मिनट, इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा। इससे भी हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, उसको आप लोगों से पूछेंगे भी, तो उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये होता है, ठीक दोस्तों। चलते हैं, देखिए 0 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट हमने निकाला कहाँ से, तो हमने बताया जब पृथ्वी अपनी परिभ्रमण करती है, तो या उसको कहते हैं दैनिक गति करती है, तो दैनिक गति करने में कितना घंटा लगता है, तो 24 घंटा लगता है। और इस 24 घंटे में वो कितना घूमती है, तो वो 360 डिग्री घूमती है। तो उसी से हमने ये निकाल लिया और ये हमको आंकड़ा मिला कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, ठीक दोस्तों। ये इसके बाद हम देखने का और इसमें प्रयास करते हैं, वो ये चीज़ है कि देखिए एक टॉपिक हम लिख दे रहे हैं कि जो ये देशांतर होते हैं, देशांतर से संबंधित अगर आपको कुछ और देखना हो, जो हम भूल गए थे पीछे बताया नहीं, उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। जो देशांतर होता है, प्रत्येक देशांतर में क्या होता है, सूर्योदय, थोड़ा सा आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा, हम बताएंगे तो आएगा। देखिए सूर्योदय, और इसके बाद आप कहेंगे इसको मध्याह्न सूर्यास्त, और इसके बाद मध्य रात्रि। देखिए पहले हम लिख दे रहे हैं, आपको बताएंगे अब क्या है ये। देखिए जो प्रत्येक देशांतर है ना, प्रत्येक देशांतर, कोई भी देशांतर हो, मान लीजिए अगर 0 डिग्री देशांतर है, चाहे कोई भी देशांतर हो, आप कोई भी देशांतर ले सकते हैं, जैसे 0 डिग्री ले लिए या कोई देशांतर, वो उस देशांतर पर हमेशा, मतलब जो है प्रत्येक जो है दिन क्या होगा, एक बार सूर्योदय होगा, एक बार मध्याह्न होगा, एक बार सूर्यास्त होगा, एक बार मध्यरात्रि होगा। आप लोग इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये 0 है, ठीक दोस्तों, ये 0 है, तो 0 मान लीजिए यहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, जहाँ से इसको केवल सूर्य थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, मान लीजिए 0 यहाँ पे है और इसको अब सूर्य दिख रहा है, ये देखिए सूर्य यहाँ से इसको दिख रहा है, तो यहाँ पे जो होगा क्या होगा 0 पे, तो ये 0 पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे अब सूर्योदय हो जाएगा। मतलब समझ गए कि नहीं, सूर्य का प्रकाश यहाँ पे जाने लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा 0 डिग्री, अगर हम इसको मानते हैं 0 डिग्री देशांतर, ठीक दोस्तों। तो ये है, आप लोग समझ सकते हैं कि जब 0 डिग्री देशांतर यहाँ पे होगी तो सूर्य से इसका प्रकाश पड़ेगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सूर्योदय हो जाएगा। इसके अलावा जब ये यहाँ पे आएगी बीचों बीच, तो यहाँ पे क्या होगा, दोपहर हो जाएगा। फिर जब यही 0 डिग्री यहाँ पे पहुँच जाएगी तो इसे क्या होगा, सूर्यास्त हो जाएगा। फिर जब यही 0 डिग्री इसके पीछे पहुँच जाएगी, पीछे जहाँ से सूर्य नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, मध्यरात्रि हो जाएगी। आप लोग समझ गए होंगे। अगर पूछा जाए कि क्या सूर्योदय या मध्याह्न या सूर्यास्त या मध्यरात्रि किस देशांतर पर होती है, तो प्रत्येक देशांतर पर एक बार जरूर होती है पूरे दिन भर में, ठीक दोस्तों। ये चीज़ इसमें बताने का प्रयास किया। एक कॉन्सेप्ट है, फैक्ट बहुत कम है इसमें आप लोग
इसी आधार पे आप लोग देशांतरों की संख्या का आकलन कर सकते हैं कि जैसे एक जो है देशांतर को प्रत्येक बार घूमने पे जैसे एक देशांतर आएगा तो वो मिला के अलग मैटर है, वहाँ पे हम नहीं जाना चाहेंगे, बहुत लंबा हो गया। चलते हैं, लौट आते हैं अपने वापस टॉपिक पे। और इसमें हम देखने का प्रयास करते हैं कि जो ये 0 डिग्री देखिए यहाँ पे, इसी हमने यहाँ पे हम आ गए वापस। थोड़ा सा और बताने का प्रयास कर रहे थे लेकिन हमने कहा छोड़िए, जाने दीजिए, वीडियो लंबा हो जा रहा है और वो अलग टॉपिक है, उस पर कभी बाद में बात चर्चा होगी तो वो अलग चीज़ है। देखिए देशांतर रेखा आप लोग समझ गए हैं कि देशांतर रेखा जो होती है वह, उसके बारे में हमने डिटेल आपको बता दिया। अब चलते हैं, ये हमने देख लिया, यहाँ पे हमने निकाला कि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे रोके हैं। चूँकि हम समय के बारे में बात कर रहे हैं तो समय कैसे निर्धारित किया जाता है उसको हम यहाँ पे समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा समय रेखा क्या होती है, तो 0 डिग्री जो रेखा होती है, 0 डिग्री जो देशांतर होती है उसी को हम लोग समय रेखा कहते हैं, समय कहते हैं, समय रेखा मानते हैं, अब ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ जो है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि समय कैसे निर्धारित किया जाता है, यानी कि समय का निर्धारण, समय का निर्धारण, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। समय का निर्धारण कैसे किया गया है, कैसे हम लोग अपने यहाँ का समय निकालते हैं, कैसे प्रत्येक जगह का समय अलग अलग कैसे होता है, इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं कि जैसे ये पृथ्वी है, ठीक, ये आपकी जो है 0 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर है, इसी को हम लोग कहते हैं समय रेखा, यहाँ शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं समय रेखा या GMT बोलते हैं। तो इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, GMT इतना शॉर्टकट लिख दिया। अब देखिए ये जो समय रेखा है आपकी, जो आपकी ये समय रेखा है, इसके जब आप पूरब जाएंगे यानी कि ईस्ट जाएंगे, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम हम लोग ऐड कर लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे जीरो पे यानी देशांतर रेखा अगर 12 हो रहा है, 12 बज रहा है, ठीक, 12 बजे हैं, और इधर हम आए तो यहाँ जो आएंगे, जैसे अभी हम पे निकालेंगे कि हमने यहाँ पे देखिए निकाला है कि 1 डिग्री इधर जाएंगे, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। तो जैसे कि हम इधर 0 डिग्री से 1 डिग्री देशांतर के पूरब साइड में जाएंगे तो इसमें जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, 12 में 4 मिनट हम जोड़ देंगे, ये मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए इधर हम आ गए, यहाँ पे अगर भारत का निकालते हैं तो कितना है, 82.5 है, 82.5 डिग्री ईस्ट है। देखिए क्या हम कहने वाले हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट है, कहाँ से, तो ये देशांतर यानी कि GMT से जो भारत का जो है जो रेखा है, जो मानक रेखा जो इलाहाबाद के नैनी से जाती है वो कितनी है, 82.5 डिग्री है। तो 82.5 डिग्री जब हम ईस्ट में आते हैं तो क्या करेंगे बताइए, हमने बताया कि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, आप लोग जानते हैं कि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 82.5 डिग्री में कितना मिनट हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ 12 बज रहा है तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि हमारे यहाँ कितना हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसी 82 में 82 डिग्री, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 82.50 ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 82.5 है, इसमें हम 4 से गुणा करेंगे, ठीक, 4 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 330, यानी कि आप भाग देंगे तो 6 पंचे 30, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट होगा। तो 5 घंटा 30 मिनट क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ ये देखिए कहाँ से जाता है, पहले इसको समझ लीजिए। जो देशांतर रेखा जो GMT है ये कहाँ से जाती है, तो ये आपका लंदन है, लंदन का एक शहर है, उसका नाम है ग्रीनविच, ठीक। तो ग्रीनविच शहर से होके ये GMT लाइन जाती है, ठीक दोस्तों, लंदन के जो है एक शहर है ग्रीनविच, तो वहीं से जाती है ये, तो इसीलिए इसको ग्रीनविच मीन टाइम भी बोला जाता है। तो वहाँ से वहाँ जो ये 0 डिग्री गुजरती है, ठीक। अब बताइए वहाँ अगर 12 बज रहा है, ठीक, इसको हम अभी क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो अगर मान लीजिए वहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ क्या होगा, हमारे यहाँ आप जान गए हैं कि क्योंकि 82.5 डिग्री ये पूरब में है, तो हमने बताया कि अगर यहाँ से पूरब के साइड जाएंगे तो इसमें जोड़ देंगे, किसमें, इसी समय में। अगर इधर जाएंगे, देखिए वेस्ट साइड अगर जाएंगे, पश्चिम के साइड जाएंगे, अगर वेस्ट साइड जाएंगे तो इसमें घटा देंगे, ठीक। तो 12 में हम जोड़ देंगे, 12 में क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हम पूरब की तरफ जा रहे हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5.5 घंटा जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हमने बताया 82.5 डिग्री पूर्व में है, तो 82.5 डिग्री पूर्व में, तो इसी में जोड़ देंगे तो कितना बच जाएगा, अगर यहाँ 12 बज रहा है लंदन में तो हमारे यहाँ कितना बजेगा, 5:30 बजेगा, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन, अभी कई सारे क्वेश्चन भी हम लगाएंगे, उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा एक और देख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं समय जो है तिथि रेखा, उसको देख लेते हैं। अभी इसको हम कॉन्सेप्ट, इसको आप लोग को समझ में आ गया होगा, यानी कि देशांतर रेखा के अगर हम पूरब में जाते हैं तो जो समय आएगा उसको हम जोड़ देंगे, पश्चिम में जाएंगे तो जो समय आएगा उसको घटा देंगे। तो ये कैसे निकालेंगे, तो हमने बता दिया है कि जो यहाँ से निकालते हैं, पृथ्वी के परिभ्रमण से 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो वहाँ से हमने निकाल लिया कि 1 मिनट में कितनी डिग्री, 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, तो 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 4 मिनट का हम लोग यहाँ पे पकड़ रखेंगे, इसको याद रखेंगे कि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, ठीक। अब समय का निर्धारण कैसे करते हैं, तो यहाँ जो 0 डिग्री जाती है वो लंदन के ग्रीनविच होकर जाती है, और ये इसके अगर हम पूरब साइड जाते हैं तो जो टाइम आएगा उसको हम जोड़ देंगे, जितने डिग्री यानी कि जितने डिग्री देशांतर इधर हम बढ़ते जाएंगे उसको इसमें हम काउंट करते जाएंगे मल्टीप्लाई 4 से करके, ठीक।
जैसे यहाँ हमने बताया कि पृथ्वी जो मतलब जो अपना भारत है ये 82.5 डिग्री पूर्व में है, किससे, तो ग्रीनविच से। तो कैसे निकालेंगे, तो हमने 82.5 को 4 से गुणा कर दिया तो 330 मिनट हो गया, यानी कि 5.5 घंटा हो गया। अब 5.5 घंटा हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे। अगर यहाँ 12 बज रहा है तो यानी कि अगर जो है लंदन के ग्रीनविच में अगर 12 बज रहा है तो हमारे यहाँ कितना बजेगा, तो क्या करेंगे, तो जो है इसमें हम इसको जोड़ देंगे क्योंकि हमने बताया है। और सब कुछ कंट्रोल यही लंदन के ग्रीनविच से होता है क्योंकि यहीं से माना जाता है, यानी कि लंदन के ग्रीनविच में जितना बजेगा उसी के हिसाब से हम लोग इधर उधर करते हैं। तो पहली बार वहीं से किया गया था, इस हिसाब से वहीं से चल रहा है। ठीक दोस्तों, इसके अगर पश्चिम साइड में जाएंगे तो घटा देंगे। ठीक, जितना पश्चिम हम जाएंगे घटा देंगे, ये चीज़ हो गया। अब चलते हैं हम तिथि का निर्धारण करते हैं। तिथि का निर्धारण, तिथि का निर्धारण, तो तिथि का निर्धारण हम कैसे करते हैं, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं डेट लाइन। तो देखिए जो डेट लाइन है वो ठीक इसी 0 डिग्री के विपरीत साइड में है। मैंने बताया था, देखिए जो 0 डिग्री है वो एक देशांतर है, ना कि देशांतर रेखा। लेकिन देशांतर रेखा तब उसको बोली जाएगी जब 0 डिग्री प्लस जो है 180 डिग्री, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि 0 के विपरीत में 180 आती है। तो 0 के विपरीत में 180 डिग्री आप लोग जब मैथ में पढ़ेंगे तो मिलता है सब, तो इसको हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो 0 डिग्री के विपरीत में 180 डिग्री होता है, जब इसको जोड़ देंगे तभी हो जाएगा देशांतर रेखा। लेकिन केवल अगर 0 डिग्री की बात की जाएगी तो ये आपका देशांतर होगा, और केवल 80 डिग्री की बात 180 डिग्री की बात की जाएगी तो ये भी आपका देशांतर होगा। तो जो 0 डिग्री होता है उसे हम लोग बोलते हैं समय रेखा, समय रेखा, और जो 180 डिग्री होता है इसी को हम लोग बोलते हैं डेट लाइन। ठीक, अब हम चलते हैं 180 डिग्री के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। 180 डिग्री का निर्धारण देखिए कहाँ किया गया, बहुत अच्छी तरीके से इसको किया गया है। इसको कौन किया था, तो इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए कि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय, इसका जो निर्धारण किया गया था वो एक अंतर्राष्ट्रीय, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए आप इसको, अंतर्राष्ट्रीय दिख रहा है आप लोगों को, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल परिषद के द्वारा जो है 1888 ईस्वी में इसका निर्धारण किया गया था। इस रेखा का निर्धारण कब किया गया था, देखिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, पेज इसका खत्म हो गया है तो चलिए कोई बात नहीं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल है ये, अंतर्राष्ट्रीय खगोल परिषद के द्वारा 1888 ईस्वी में, कब, 1888 ईस्वी में इसका निर्धारण किया गया था। किसका, तिथि रेखा का निर्धारण 1888 ईस्वी में खगोल परिषद के द्वारा किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय खगोल परिषद के द्वारा। और इसको ले कहाँ से गया गया है, देखिए बहुत सूझबूझ से काम किया गया है। तो इसको प्रशांत महासागर से ले जाया गया है। जब आप पढ़ेंगे ऐसे मिलेगा आप लोग को। यहाँ देखिए पंजाब है, जापान है, ये जापान है। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो ये आपका अमेरिका वाला अलास्का हो जाएगा, यहाँ रूस वाला हो जाएगा आपका, ये रूस है, रूस वाला साइबेरिया प्रांत, या अमेरिका वाला अलास्का वाला भाग। तो इन्हीं के बीच से इसको गुजारा गया है। देखिए ऐसे गया है ये ऐसे यहाँ से कई बार ये फोल्ड हुआ है। ठीक दोस्तों, देखिए ऐसे ही गया है, ये प्रशांत महासागर से होकर जाता है। कई बार पूछा जाता है कहाँ जाता है, तो प्रशांत महासागर से होकर ये गुजरता है। और ये कई बार फोल्ड हुआ है, इसी वजह से मान लीजिए अगर हम यहाँ पे हैं और यहाँ पे कोई है, तो यहाँ पे देखिए इधर वाला जो डेट होगा हमेशा क्या होगा, इस वाले डेट के एक साइड बैक डेट होगा, पीछे वाला इसके आगे जो शुरू होता है, उसके बाद जब ये घूम के फिर वापस लौट के यहीं पे फिर आ जाएगा तो एक दिन पूरा हो जाता है। समझ में आया, यानी कि जब यहाँ से ये सूर्य के सामने से गुजरता हुआ पूरी एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए फिर यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका जो देशांतर रेखा है 180 डिग्री देशांतर रेखा, तब जाके ये आपका क्या होगा, एक दिन पूरा होगा। यानी कि अगर आपको यहाँ देखेंगे तो ये अगर मान लीजिए यहाँ पे सोमवार है तो यहाँ क्या होगा, रविवार होगा। यहाँ अगर 12 है तो यहाँ क्या होगा, 11 है। ठीक, ये होता है। तो ये देखिए कई जगह ये मुड़ा है, इसलिए इसके जो है दूरियां कई जगह से अलग अलग हो जाती है। ये मुड़ा क्यों है, तो मुड़ा इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर इसका प्रयास किया गया है कि ये समुद्र के बीच से होते हुए जाए, ना कि किसी देश के, जैसे मान लीजिए किसी देश के बीचों बीच से होकर चला गया, अभी क्या होगा, तो उसका एक साइड जो है मतलब बैक डेट में रहेगा, यानी कि 11 तारीख रहेगा तो इधर वाला 12 तारीख रहेगा। इसलिए इसका प्रयास किया गया है कि ये जो है किसी मतलब भूमि से ना होकर बल्कि कहाँ से जाए, तो जो सागर से होकर हो जाए। तो कई जगह इसमें और कई विशेषताएँ हैं, फिलहाल उसको हम नहीं पढ़ेंगे। आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग उस क्वेश्चन के माध्यम से इसको सॉल्व करिएगा। थोड़ा सा उसमें हम डिस्क्राइब भी कर देंगे 2-4 क्वेश्चन, फिर आप बाकी लगाइएगा। तो चलिए दोस्तों देखिए, मैं एक क्वेश्चन लिखा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहा हूँ, आप लोग को दिखाई देगा। ये कुछ क्वेश्चन इसमें है, इस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है, क्योंकि हमने बता भी दिया है कि समय कैसे निकाला जाता है। समय निकालने के लिए मैंने बताया था कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। और जैसे ही आप यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से
आप यानी कि जो 0 डिग्री देशांतर आपका जो समय रेखा है उससे जैसे आप पूरब की तरफ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, उसमें उस टाइम को ऐड कर देंगे जो वहाँ पे ग्रीनविच में होगा उस टाइम। जैसे मान लीजिए ग्रीनविच में 12 बज रहा है, मैंने बताया इसकी जस्ट पहले वाले वीडियो यहाँ पे, तो यही सेम यही काम आपको करना है। अगर यहाँ पे 12 बज रहा है, जैसे यहाँ पे हमने बहुत विस्तार से आप लोग को समझाया कि अगर यहाँ 12 बज रहा है तो इसमें हम भारत को देखेंगे तो इसमें जितना इसका भारत का टाइम होगा उसका निकाल लेंगे, उसके बाद उसी में जोड़ देंगे, तो जो होगा वो भारत का आपका 5:30 बजा था, 5:30 बजेगा। ठीक दोस्तों, कैसे निकाला जाता है तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। हालांकि हम जो क्वेश्चन है इसमें हम दिए हैं कि जैसे इसमें है कि भारत जो है 82.5 डिग्री पे पड़ता है, 82.5 का आपने फट से निकाल लिया और आपका आ गया 5 घंटा 30 मिनट और इसमें आपने जोड़ दिया तो हो गया। तो सेम उसी प्रकार से ये भी है, जैसे हम इसमें कुछ क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं ताकि आप लोग को ये ना लगे कि बताए नहीं, बस केवल आपने दिखा दिए, क्वेश्चन पूछ लिए। देखिए पहले आप लोग क्वेश्चन इसको देख लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा पहले पूरा क्वेश्चन कवर कर दे रहा हूँ, इसके बाद फिर आप लोग को कुछ क्वेश्चन इसमें बताने का प्रयास करूँगा। देखिए ये इसमें 10 क्वेश्चन मैंने दिया है और आप लोग कमेंट के माध्यम से इसको बताइएगा कि कितना आप लोग किए हैं, क्या किए हैं, उसका आंसर हम लोग देखेंगे, हम भेजिएगा और देखेंगे कि कैसा कितना आप लोग का परफॉर्मेंस रहा है। ठीक दोस्तों, तो ये 10 क्वेश्चन इसलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए बस ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी आप लोगों को करना है। ठीक, देखिए यहाँ पहले क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शाम के 6 बजे हों, आप लोग याद करिएगा मैंने बताया 90 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी कि 90 डिग्री ईस्ट जाना है, शाम को अगर 6 बजे हों तो ठीक उसी समय 0 डिग्री देशांतर पर समय क्या होगा, ये अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कैसे आप लोग लगाएंगे। कह रहा है ठीक उसी समय देशांतर 0 डिग्री देशांतर पर, यहाँ देखिए रेखा नहीं लिखा है, मैंने इसलिए बताया था कि रेखा नहीं लिखेगा क्योंकि वो 0 डिग्री है और अगर दोनों साइड को मिला देंगे तब 0 डिग्री देशांतर, यानी कि 0 डिग्री और 180 को मिला देंगे तब वो देशांतर रेखा होगी। चलिए ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यदि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात कर रहा है, देखिए पहले हम लेते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, ये मान लीजिए आपका 0 डिग्री है, देशांतर है और इसी के हमने बताया था पूरब में, कहाँ पर, पूरब में। जब जाएंगे तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे जो टाइम होगा, लेकिन अगर इसे पश्चिम जाएंगे तो टाइम घटाएंगे। फिलहाल यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर का टाइम इन्होंने दिया है कि हाँ, जब मान लीजिए अगर 90 डिग्री है और ये पूरब में है तो इसे हम बोलेंगे 90 डिग्री ईस्ट, तो यहाँ पे इन्होंने टाइम दिया है 90 डिग्री ईस्ट, ये क्या है, तो ये भी देशांतर है। ठीक, तो 90 डिग्री पूर्व में अगर इन्होंने दिया है कि 90 डिग्री जो पूर्व का जो ये देशांतर है ये क्या है कि यहाँ पे 6 बजे हैं और 6 कितने बजे हैं, तो शाम के 6 बजे हैं, इन्होंने यहाँ पे दिया है तो शाम के 6 बजे हैं, हम लिख दिए हैं शाम के 6 बजे हैं। अब हमको बताना है कि यहाँ उसी समय यहाँ पे कितना बज रहा होगा 0 डिग्री पे, हमको वापस आना है बैक। तो बैक बताइए हम किस साइड आ रहे हैं, इधर पूरब की तरफ जा रहे हैं कि पश्चिम की तरफ आ रहे हैं, तो पूरब से हम लोग पश्चिम की तरफ आ रहे हैं, जान लीजिए इसको आप लोग समझ लीजिए कि हम लोग वेस्ट की तरफ आ रहे हैं, किस तरफ, वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ हम लोग आ रहे हैं, पश्चिम की तरफ। ठीक दोस्तों, तो इसमें क्या करना होगा, घटाना होगा, हमने बताया था पश्चिम तरफ आएंगे घटाएंगे, पूरब की तरफ जाएंगे तो जोड़ेंगे। अब देखिए 90 डिग्री, 90 डिग्री तो 90 डिग्री आप लोग निकालिए ना, कितना होगा 90 डिग्री में, मैंने बताया था कि 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 90 डिग्री में कितना मिनट, तो 4 × 90 कर लेंगे तो हो जाएगा 360, यानी कि आप लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 कितना हो जाएगा ये आपका 6 घंटा, पूरा 6 घंटा हो जाएगा, 636 6 घंटा हो जाएगा। अभी बताइए जो 6 घंटा है ये आपका 6 घंटा क्या है, 6 घंटा पहले आपको जाना पड़ेगा ना, क्योंकि आप लोग इधर जा रहे हैं तो घटाएंगे, तो 6 बजे शाम के पहले आप लोग आएंगे, कहाँ कितना बजेगा, तो 12 बजेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका पहला क्वेश्चन है, 12 बजेगा, मैं बता दिया पहले वाले क्वेश्चन का, यहाँ 12 बजे दोपहर होगा, मध्याह्न होगा, तो मध्याह्न होगा दोपहर का, यहाँ पे 12 बजेगा। ठीक, दोपहर का 12 यहाँ बजेगा, उस टाइम यहाँ पे जो है 90 डिग्री पे शाम को बजेगा। फिलहाल आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और बताइएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, अगर आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो बताइएगा, हम इसको सॉल्व करके आप लोगों के पास प्रोवाइड करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।